हाँ एवरीवन, देखो अब हम लोग दी रेवोल्यूशनरीज को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एकदम अच्छे तरीके से, एकदम समझने का पूरा एकदम कोशिश करेंगे, वो भी लाइन बाय लाइन। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट लाइन नहीं, कंप्लीट पैराग्राफ को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। एक मिनट, अब ठीक है ना। देखो, वी हैव जस्ट स्टडीड दैट द रूल ऑफ कंजर्वेटिव्स वेर ऑटोक्रेटिक। तो कहता है कि हम लोगों ने अभी ये चीज़ समझा जाना कि मतलब प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस पैराग्राफ में कि कंजर्वेटिव्स का जो रूल था वो ऑटोक्रेटिक था, उनका रूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दे यूज फोर्स टू कंट्रोल लिबरल नेशनलिस्ट। तो कहता है कि वो लोग जो है फोर्स का, आर्मी फोर्सेस का बल का उपयोग करते थे, बल का यूज़ करते थे, पावर का यूज़ करते थे, ताकि जो लिबरल नेशनलिस्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। अब देखो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट वर्ड आता है लिबरल नेशनलिस्ट। आखिर ये लोग कौन थे? वैसे लोग जो इक्वल राइट्स चाहते हैं हर एक किसी के लिए, हर एक किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच देना चाहते हैं, हर एक किसी को राइट टू वोट इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, और जिनमें नेशनलिस्ट की भावना है, जिनमें राष्ट्रीय भावना है, वो लोग लिबरल नेशनलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब कहता है आफ्टर 1815, 1815 के बाद का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। 1815 के बाद क्या हुआ था, कैसे हुआ था? द फियर ऑफ डिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो कहते हैं द फियर ऑफ डिप्रेशन मतलब कि दबाव का जो डर था, ये कि जो कंजर्वेटिव जो लोग हैं उनमें बल का उपयोग करेंगे, उनको दबाएंगे, उनके मूवमेंट को रोकेंगे, इन सब चीज़ों के डर की वजह से वो लोग क्या किए कि बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो अंडरग्राउंड हो गए, कहीं जाके छिप गए थे, जिनका उनको जो कंजर्वेटिव लोग जो उनको ढूंढ रहे थे वो लोग तक वो नहीं पहुंच सके। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स। तो कहते हैं कि बहुत सारे यूरोप के शहरों में सीक्रेट सोसाइटीज़ का निर्माण होता है। स्प्रैंग अप मतलब क्या? निकालना, चाहे मतलब खोज करना, बनाना। जो ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, ताकि जो रेवोल्यूशनरीज जो लोग हैं जिनके थ्रू ये मूवमेंट चल रहा है, जो क्रांतिकारी जो लोग हैं, उन लोगों को ट्रेन किया जैसे कैसे अंडरग्राउंड होना है, कैसे बचना है, कैसे आइडिया को स्प्रेड करना है, कैसे लोगों तक आइडिया पहुंचाना है, एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। और वो कैसे अपने आइडिया, जो नेशनलिस्ट का जो फीलिंग है कि लोगों को एकजुट कैसे करना है, जो लोगों में जो दिमाग डेवलप करना है कि हम लोग एक कंट्री के अंदर है जिसमें हर एक किसी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, तो वो जो फीलिंग डेवलप करना था उनको यूरोपियन पीपल में। अब कहता है टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट अ कमिटमेंट। तो कहते हैं उस टाइम रेवोल्यूशनरी होने का कुछ अलग सेंस था, कुछ अलग मतलब था। तो कहता है कि उस टाइम रेवोल्यूशनरी होने का ये मतलब था कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म। तो मोनार्की जो शासन था, मतलब कि जो राजा का जो रूल चल रहा था, उस मोनार्की रूल मतलब क्या? राजा रानी का शासन। टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वीना कांग्रेस। तो कहता है कि वो जो मोनार्की रूल जो चल रहा था, जो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वीना के बाद जो आया था, जो रूल आया था, जो कंजर्वेटिव रूल आया था, उस कंजर्वेटिव रूल को अपोज करना, उस कंजर्वेटिव रूल को रोकना, उसको हटाना। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी, लिबर्टी के लिए लड़ना, मतलब कि लोगों को राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू वोट के लिए लड़ना, एंड राइट एंड फ्रीडम और आज़ादी के लिए लड़ना। ये उस टाइम रेवोल्यूशनरी होने का मतलब था। अगर आप एक रेवोल्यूशनरी, उस टाइम अगर कोई भी रेवोल्यूशनरी खुद को कहता है, चाहे रेवोल्यूशनरी ग्रुप में ऐड होता था, तो उसको इन सब कुछ सर्टेन चीज़ बताया जाता था कि तुमको ये तर्क पे तुमको काम करना पड़ेगा, तभी तुम ऐसे रेवोल्यूशनरी को तुम्हें टैग लगेगा, समझे? अब आता है मोस्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरीज वाज ऑफ द ओपिनियन। तो कहता है कि इसमें बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरी जो पीपल हुए, वाज ऑफ द ओपिनियन, उनका ऐसा सोच था, ऐसा उनका मानना था कि दैट द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स वर अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। कि अगर हम लोग नेशन स्टेट का निर्माण करेंगे तो फिर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हिस्सा है ये, जो लड़ाई के लिए, जो सॉरी आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल, जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, उसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देखो यहाँ पे नेशन स्टेट्स क्या है? तो नेशन स्टेट मतलब द प्लेस, चाहे कोई कंट्री, चाहे कोई देश, जहाँ पे लोग इक्वल राइट्स मिले, एक मतलब कि एक कल्चर के लोग रहे, कोई डोमिनेट नहीं करे किसी पे, इसको हम नेशन स्टेट के नाम पे जानते हैं। अब वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी। यहाँ पे देखो पहले तो रेवोल्यूशनरी का जिक्र होता है,
तो उसमें से एक रेवोल्यूशनरी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, एक क्रांतिकारी का जिक्र हो रहा है जिनका नाम है गिसेपी मैजिनी। अब पता नहीं प्रोनाउंसिएशन हम सही किया है कि नहीं किया है, प्रोनाउंसिएशन तुम लोग देख लो, समझाने का काम मेरा है, प्रोनाउंसिएशन का काम तुम्हारा है। ही वॉज बॉर्न इन जिनोवा इन 1807। तो कहता है कि ये जो गिसेपी मैजिनी जो थे उनका जिनोवा एक जगह है, वहाँ 1807 में 1807 में जिनोवा में उनका जन्म हुआ था। तो कोई भी बड़े बड़े आदमी के बारे में जिक्र होता है, सबसे पहले उनका बर्थ डेट का जन्म जिक्र होता है कि उनका कब, सॉरी बर्थ ईयर, किस साल में उनका जन्म हुआ था। और तुम लोग बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, तुम्हारा भी हिस्ट्री के किताब में लिखा हुआ रहेगा कि इसका इस साल जन्म हुआ था। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। तो कहते हैं कि ये जो गिसेपी मैजिनी थी उनका सीक्रेट सोसाइटी में वो पार्ट लेते हैं, जो कि कार्बोनरी का जगह था, उस सीक्रेट सोसाइटी में वो पार्ट लेते हैं एज ए यंग मैन ऑफ 24। तो जब वो 24 साल के थे तो वो 24 साल में इस सीक्रेट सोसाइटी में पार्ट लेते हैं। ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831। तो कहता है कि 1831 में उनको देश से निकाल दिया गया था फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगोरिया। तो लिगोरिया में जो है विद्रोह कर, लिगोरिया में क्रांति लाने के, लिगोरिया में अटेम्प्ट लेने के लिए रेवोल्यूशन को उनको अपने देश से ही निकाल दिया गया। एग्जाइल मतलब ये होता है, एग्जाइल मतलब यही होता है देश से निकाला जाना। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। तो कहता है कि जैसे ही उनको देश से निकाला गया तो वो डाउन नहीं हुए, उनको ऐसा नहीं लगा कि अरे तो सब कुछ मेरा खत्म हो गया, वो उससे और ऊपर उठे और वो ऊपर उठ के तुरंत वो 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ को फॉर्मेशन करते, 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ को बनाते। तो यहाँ पे बहुत मार्केबल चीज़ है कि एक तो उनको उनके देश से निकाल दिया गया, देश से निकालने के बाद अब दोबारा उठते हैं, दोबारा वो 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ का निर्माण करते, मतलब जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे उसको ऊपर स्तर पर लेके जाते। सोचो कितना गजब इंसान है। द फर्स्ट वन वॉज यंग इटली इन मर्सेलिस। तो कहता है कि पहला तो क्योंकि वो 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ का निर्माण किया, जिसमें से पहला एक का जिक्र ये मर्सेलिस में, यंग इटली मर्सेलिस, एंड द सेकेंड वन वॉज यंग यूरोप इन बर्नी, और दूसरे का जिक्र है यंग यूरोप बर्नी में। उस मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड। और ये जो सीक्रेट सोसाइटीज़ जो था, 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ जब वो बनाए थे उसके जो मेंबर्स थे ना वो एक सोच वाले इंसान थे। मतलब तो यहाँ पे मेन का जिक्र है कि एक मतलब लाइक माइंडेड थे, जिनका सोच एक जैसा, उसके वो इंसान थे जैसे कि पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी के लोग थे। इन सब देशों के लोग वहाँ पर थे, मतलब मेंबर्स थे। मैजिनी बिलीव डैट, कहते हैं कि मैजिनी का क्या सोच था, क्या थिंकिंग था, क्या ओपिनियन था, उसका यहाँ पे बतलाता है। बिलीव डैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी दी, कि भगवान इंटेंडेड मतलब क्या, भगवान मतलब चाहना, तो भगवान का ऐसा चाह है टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ माइंड काइंड, कि हम लोग एक समान एक धरती पर है, यानी कोई किसी को डोमिनेट करे, कोई किसी को दबाए, इस तरीके का नहीं। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स। तो कहता है सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी, तो उनका यहाँ पे जिस पे मैजिनी का थिंकिंग बता रहा है कि इटली को सिर्फ हम लोग एक कपड़े की मतलब एक छोटे से शहर का मतलब छोटे से देश का टुकड़ा के तौर पे सिर्फ अब नहीं रखना है। एंड किंगडम्स, ये मतलब चिथड़े नहीं होता, जैसे कि कोई कपड़ा होता है, वेस्ट मटेरियल्स होता है ना, उसको हम उसे फेंक देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं। तो वही कहता है कि सिर्फ उसको सिर्फ एक वेस्ट मटेरियल का मतलब यहाँ पे नहीं होता, चिथड़ा वाला जो कपड़ा होता है ना, छोटा सा जो कपड़ा होता है, उस तरीके का सिर्फ अब इटली को नहीं रहना है। एंड किंगडम्स इट हैड टू बी formed into a single unified republic within a wider alliance of nation. It had to be, तो कहता है कि इसको होना है, मतलब इसको करना होगा हम लोगों को एक सिंगल अलायंस के तौर पर एक यूनिफाइड नेशन बनाना, एकत्रित राष्ट्र बनाना है। फॉलोइंग हिज मॉडल ऑफ मैजिनी, मैंने जैसे कि किस ओपिनियन पे जैसे कि मैजिनी अपने सीक्रेट सोसाइटीज़ का निर्माण करते हैं। मैनी सीक्रेट सोसाइटीज़ वेर सेटअप इन जर्मनी, तो कहते हैं उनके अकॉर्डिंग, जीसीपी मैजिनी के अकॉर्डिंग बहुत सारा सीक्रेट सोसाइटीज़ बनता है जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में और पोलैंड में बहुत सारा सीक्रेट सोसाइटीज़ बनता है। वैसे ग्रेट
मैजेनी वॉज अ ग्रेट विजनरी। तो कहते हैं जो जीसीपी मैजेनी थे वो बहुत अच्छे सोच, मतलब कि उनका जो विज़न था ना, देखने का कला, चाहे देखने इमेजिन करने का कला, कि बहुत अच्छा था। ही नेवर गिव अप हिज अपोजिशन टू मोनार्की। तो कहते हैं वो कभी हार नहीं मानते। अपोजिशन मतलब क्या, वो कभी हार नहीं मानते मोनार्की के सामने। Majin is under dreaded rebellion to monarchy and his vision of democratic frightened the conservatives। तो कहता है कि मैजिनी का जो सोच था, मैजिनी का जो सपना था कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाना है, कि हर एक जगह पर डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए। इस चीज़ की वजह से जो कंजर्वेटिव जो लोग थे, जो कंजर्वेटिव माइंडेड जो लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मेटरनिच ड्यूक मेटरनिच described him as the most dangerous enemy of our social order। तो जो ड्यूक मेटरनिच हुए थे, जिसका यहाँ पे जिक्र है, प्रीवियस वीडियो में शायद इनका जिक्र हम किया है। तो ड्यूक मेटरनिच जो थे, उनको सबसे जो ड्यूक मेटरनिच जीसीपी मैजेनी को सबसे भयानक खतरनाक दुश्मन के तौर पे डिस्क्राइब किए उस टाइम कंजर्वेटिव सोसाइटी के लिए। अब आगे कहता है when conservatisms were trying to consolidate their power। तो जब यहाँ पे जो कहता है कि जो कंजर्वेटिव जो लोग थे, कंजर्वेटिव रजिम्स, मतलब कंजर्वेटिव जो लोग थे, अपने पौराणिक रीतियों, पौराणिक कल्चर को जब ठोस करने की कोशिश में लगे हुए थे। देखो रजिम्स मतलब क्या, प्रचलित रीति, प्रॉपर हिंदी है ना। और कंसोलिडेट मतलब ठोस करना, अपने ये मतलब देखो सबसे पहले कहता है कि जो कंजर्वेटिव जो लोग थे अपने पावर को स्ट्रॉन्ग करने के पूरे फिराक में लगे हुए थे। आगे लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजली एसोसिएटेड विथ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे दो कम्युनिटी का जिक्र हो रहा है, एक लिबरलिज्म हो गया, एक नेशनलिज्म हो गया, दोनों एक ही जैसे हैं। तो वो लोग क्या किए, केम टू बी एकदम तेज़ी से उभरे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, कि जो रेवोल्यूशन हो रहा था, जो क्रांति हो रहा था, उसमें और ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में लोग इकट्ठा हो रहे थे। इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप some of such regions were in many regions of Europe, some of such regions were the Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland। तो जैसे कि पहले हम बोले कि इधर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में लोग एकत्रित हो रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो नेशनलिज्म जो लोग थे और जो रिवोल्यूशनरी जो लोग थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे इस फीलिंग डेवलप करने के लिए कि वी हैव टू फाइट फॉर स्ट्रगल। समझे, हम लोग को अपने आज़ादी के लिए, अपने संघर्ष के लिए, अपने लिए लड़ना है। तो उसके लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। और जिसमें जो लोग इकट्ठा हुए कहाँ से हुए, जो रेवोल्यूशन चाहे लोग जो भी कहो, इटली से हुए, जर्मन स्टेट से, ऑटमन एम्पायर, पोलैंड, आयरलैंड के जो लोग हैं समझ आए, वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite among। देखो ये जो रेवोल्यूशन हो रहा था, जैसे कि हम बोले कि लोग इकट्ठा हुए, लोग समझे, तो ये जो रेवोल्यूशन हो रहा था वो पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, जिनका जिक्र पहले उनके द्वारा हो रहा था, जिसमें से प्रोफेसर हो गए थे, स्कूल टीचर्स हो गए थे, क्लर्क्स हो गए थे, और कमर्शियल मिडिल क्लास के लोग हो गए थे। इन फ्रांस, अब फ्रांस का जिक्र करता है। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन जुलाई 1830। तो कहता है कि फ्रांस में जो पहला विद्रोह हुआ था, अपहेवल मतलब विद्रोह होता है, कि फ्रांस में जो पहला विद्रोह हुआ था 1830 के जुलाई महीने में हुआ था। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले विद्रोह हुआ है, तुम याद रखना। द बार्बन किंग्स हु हैड बीन restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। देखो समझो अच्छे से, the Bourbon kings who had been restored to power। देखो जो बार्बन किंग हुआ, जिनको राजगद्दी मिल गई थी, कंजर्वेटिव लोग के थ्रू उनको राजगद्दी मिली थी, आफ्टर 1815 वेर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। तो जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज हुए वो उनको उनके राजगद्दी से, उनके ताकत से हटा देते हैं।
whom installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। तो ये जो लुइस फिलिपी जो है उनका नेतृत्व कर रहे थे और वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy एस्टैब्लिश किए। When France sneezes, Metternich once remarked, "The rest of Europe catches cold." The July Revolution of France sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands। देखो स्नीजेस मतलब तो होता है छींकना, यहाँ पे तो वो मतलब होगा नहीं। मीन्स फ्रांस स्नीजेस मतलब स्नीजेस, देखो जैसे मतलब फ्रांस में एक हल्का सा छींक, मतलब यहाँ पर छींक तो मतलब होगा नहीं। देखो जैसे कि फ्रांस में एक हल्का सा चिंगारी फैलता है विद्रोह का। मेटरनिच वंस रिमार्क्ड, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। और जो बचे हुए जो यूरोप था वहाँ ठंड तो लगेगी नहीं, मतलब कि वहाँ ठंडा था, वहाँ शांति था। द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस स्पार्क एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। तो फ्रांस में जो जुलाई में जो रेवोल्यूशन हुआ था जिसका असर ब्रुसेल्स में भी पड़ा था, विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स। की वजह से क्या होता है कि जो बेल्जियम होता है वो नेदरलैंड से टूटने लगता है, मतलब कि वहाँ के लोग पे इम्पैक्ट पड़ता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब कहता है इट वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग एजुकेटेड, कहाँ चला गया, एजुकेटेड इलाइट थ्रू आउट यूरोप। देखो भूल जाता है, लाइन इधर उधर हो जाता है। इट वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कहते हैं कि ये जो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ग्रीक में जो लड़ाई हुआ था, ग्रीक में जो आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हुआ था, जिसकी वजह से डेट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग एजुकेटेड, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास जो लोग हुए उनमें जो नेशनलिस्ट की जो फीलिंग डेवलप हुआ, उसका इनिशिएटिव, उसका स्टार्टिंग ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से ही हुआ था। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। तो कहता है कि जो ग्रीस है वो ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था 15वीं शताब्दी से। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप। तो कहते हैं कि यूरोप में जो रेवोल्यूशनरी लोग का जो ग्रोथ हुआ, जो बढ़ोतरी हुई, स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ग्रीक्स which began in 1821। देखो सबसे पहले कहता है कि यूरोप में नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप होती है, लोग लड़ते हैं अपने के लिए। स्पार्क ऑफ स्ट्रगल, वो देखो पहले यूरोप में होता है, यूरोप से फैल करके इधर आती है ये चीज़। स्ट्रगल अमॉन्ग्स ग्रीक्स, तो ग्रीक के लोगों में भी अपने को बात होता है ना कि वो चिंगारी फैलती है, जो बात होता है वो चिंगारी की तरह फैलती है। तो सेम यहाँ पे जो बात था वो चिंगारी की तरह फैली ग्रीक में, वो चीज़ कानों कान खबर यहाँ पहुँचा है ग्रीक में। अब 1821 में यहाँ भी स्ट्रगल के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल शुरू होती है। इन दिस स्ट्रगल नेशनलिस्ट इन ग्रीक वेर सपोर्टेड बाय अदर ग्रीक्स। तो कहता है यहाँ जो स्ट्रगल हो रहा था, यहाँ के स्ट्रगल में जो ग्रीक का जो स्ट्रगल था, वहाँ की जो लोग थे नेशनलिस्ट थे उनको सपोर्ट किया जा रहा था, जो ग्रीक के जो लोग थे कॉमन पीपल के द्वारा। अच्छा, हु वर लिविंग इन एग्जाइल, सॉरी जो देश से जिनको बाहर निकाल दिया गया था, जो देश के बाहर रह रहे थे। एंड ऑल्सो मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपथाइज फॉर ईस्टर्न ग्रीक कल्चर। और बहुत सारे वेस्ट के जो लोग थे जिनको एशियन जो ग्रीक कल्चर से जो सिंपैथी थी, जो भावना जुड़ी हुई थी। पोएट्स एंड आर्टिस्ट, लॉर्ड बायरन हु वाज एन इंग्लिश पोएट, यहाँ पे पोएट का जिक्र हो रहा है, इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। तो कहते हैं जो लॉर्ड बायरन जो पोएट हुए फंड का इकट्ठा करते हैं और बाद में लड़ाई में कूद पड़ते हैं। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1804, जहाँ वो बीमारी से, बुखार से वो मर जाते हैं, 1800 डेथ हो जाता है 1824 में। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1834 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन।
तो जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, जिसमें ग्रीक को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे बता दिया गया था। उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।